लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जब कोई दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आकर के मिलते हैं तो उसके कारण से इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है और वो एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव को जनरेट करता है जिसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था इसमें कि ये वेव्स इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये वेव इस डायरेक्शन में आ रहा है और दोनों जा करके एक दूसरे से मर्ज हुआ, तो रिजल्टेंट वेव जो मुझे है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिलता है, वो कुछ इस तरीके से। और फिर रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ये आया और इसमें फिर हम लोगों ने बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये साइन ऑफ फंक्शन इस टाइप के फंक्शन में तो नहीं दिख रहा है, एफ ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स बाई बी या फिर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स के फंक्शन में तो नहीं दिख रहा है, कुछ और ही तरीके से दिख रहा है। तो फिर वहाँ पे हमने सोचा कि ये वेव का इक्वेशन है या नहीं है, हमें तो पता नहीं चला। फिर मैंने देखा कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि वेव का इक्वेशन तो है लेकिन ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है। तो फिर उसका नाम क्या डाला गया, स्टैंडिंग वेव, मतलब कि कोई भी एक ऐसा वेव जो कि अल्टीमेटली मूव नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि दो वेव्स आकर के इंटरफेयर कर रहे हैं। और फिर इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एट एनी पोजीशन एक्स। तो एम्पलीट्यूड का हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया जिसको हमें याद रखना है, 2a cos ऑफ के एक्स। इसमें देखो ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिया था जिसमें कि मैंने बोला कि y जो है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए और ये y2 क्या होना चाहिए, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। क्या एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है तो भी करेगा। हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चंस एम्पलीट्यूड सेम होता है तो पूछे जाते हैं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड जो ज़ीरो नहीं हो पाएगा वो कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेगा, मतलब रिजल्टेंट जो नोड्स जहाँ पे बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा और ये एंटी नोड्स का पोजिशन। खैर ज़्यादातर हम लोग हमेशा सेम एम्पलीट्यूड के बारे में डील करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए ए सेम, उसके बाद साइन को भी सेम बोला। क्या साइन सेम होना ज़रूरी है क्या, नहीं ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था फेज डिफरेंस ज़ीरो, फेज डिफरेंस ज़ीरो ज़रूरी थोड़ी ना कि हो, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे, देखो उसका मतलब अभी हम लोग निकालेंगे। लेट से कि यहाँ पे साइन ना होकर के कॉस होता तो क्या ये जो फॉर्म है यहाँ पे आता साइन प्लस कॉस आता। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, इस जगह पे फॉर्मूला लगाया था साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अगर कॉस में होता तो साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना होता। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या, है ना। यस सर। तो बस फॉर्मूला हाँ मुझे सर। चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे साइन सी प्लस साइन डी के जगह पे कॉस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ता। या फिर हो सकता था कि यहाँ पे फेज पाई बाय टू का ना हो करके और पाई का ज़्यादा हो तो क्या करते, तो एक एक करके हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो लास्ट में देखो फिर हमने नोट्स और एंटी नोट्स भी पढ़ा था, यहाँ पे देखो फिर इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला, एम्पलीट्यूड निकाला, एम्पलीट्यूड से फिर हम लोगों ने बोला कि ट्रैवलिंग वेव ऐसा होता है और स्टैंडिंग वेव ऐसा होता है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है x1 लोकेशन पे उसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो जाता है और x2 लोकेशन पे जो एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का वो ज़रूरी नहीं है कि इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यही डिफरेंस, बराबर होगा। हाँ यही डिफरेंस था हम लोग का। और स्टैंडिंग वेव को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, एक लूप नीचे और एक लूप ऊपर हमेशा दे करके चलेंगे। और फिर हम लोगों ने उसको विस्तार में समझा था, अच्छे तरीके से समझा था कि दोनों वेव्स अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये पहला वाला वेव इस तरफ आ रहा था, दूसरा वेव इस तरफ जा रहा था, सुपर इम्पोज कराया, ये रिजल्टेंट वेव मिला। और फिर टी बाय फोर टाइम के बाद, ये टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे था, ये टी इज इक्वल टू टी बाय फोर टाइम पे देखा कि हमारा वेव का ऐसा ग्राफ होगा, मतलब उसको फिर सुपर इम्पोज करा तो फिर ऐसा रिजल्टेंट वेव मिला। और फिर नेक्स्ट टी बाय फोर मतलब टी इज इक्वल्स टू टी बाय टू हो जाएगा, उस समय सुपर इम्पोज करा है ऐसा हुआ। और नेक्स्ट टी इज इक्वल्स टू थ्री टी बाय फोर पे सुपर इम्पोज करा है तो ऐसा हुआ। तो हर एक
को अगर हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया है और एक बात को नोटिस करा कि ये जो पॉइंट्स हैं कुछ भी कर ले मूव नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं उसी जगह पे स्टेशनरी, उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है। तो ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं उसे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या बोला, नोड्स बोला। और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम था, लाइक बी डी ई, और ऐसे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या बोला, एंटी नोड्स बोला। तो इस तरीके से हमारा नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट हो गया। अब नोड्स और एंटी नोड्स का लोकेशन मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे होगा। तो उससे पहले मैं बता रहा था फेज डिफरेंस के बारे में। पहले मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और मे भी पूछे जा सकते हैं। तो उसको हम लोग एक बार वापस से समझ लेते हैं। पहला, अगर फेज डिफरेंस मान लो π/2 है 5, तो y1 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और y2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस π/2, और ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा बन जाएगा। तो अब जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो y रिजल्टेंट किस फॉर्म में आएगा बताओ। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन सी प्लस कॉस डी का। और साइन सी प्लस कॉस डी क्या होता है, बोलो। देखो एक सिंपल वाला करते हैं पहले। लेट से पाए है ना, फेज डिफरेंस पाए। फेज डिफरेंस अगर पाए हो गया तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, पाए। पाए हो गया, ये कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस साइन आ जाएगा। साइन पाए प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। हाँ सर। यस सर। तो माइनस माइनस साइन आ जाएगा। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी वाला। समझ में आया क्या, साइन सी माइनस साइन डी वाला। और साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, बोलो, 2 इंटू साइन सी cos माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी c बाई 2, plus d by 2। ये चीज़ होता है। तो सी माइनस डी करो, कितना आ रहा है, इसको मान लो सी है और ये कर लो डी है। सी माइनस डी करो, कितना आ रहा है, अच्छा प्लस कर लो, तुम तो पहले प्लस करो, प्लस में कितना आ रहा है, अरे बता दो यार, ओमेगा टू टी ओमेगा माइनस, अगर प्लस करते हैं, ये सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर मुझे प्लस देना था, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये क्या है कि इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ तो प्लस किया तो कितना आ गया, अब के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2 ओमेगा टी बचेगा, तो ये ओमेगा टी यहाँ पे आ गया। और माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, के एक्स बच जाएगा, यस सर। है ना। यस सर। तो माइनस किया तो इधर के एक्स बच गया। तो मुझे जो है यहाँ पे वेरिएशन कितने तरीके से मिल सकते हैं। पहले क्या मिला था मुझे, अगर फाई ज़ीरो था तो, अगर फाई मैं ज़ीरो लिया था तो y1 जो भी था, y रिजल्टेंट में डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या आया था हमारा 2, ऊपर चलो, 2a cos kx sin omega t। हाँ 2a cos के एक्स। तो यहाँ पे a भी है, a एंड 2a cos के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखो चेंजेस किसके में आए, ये जो कॉस था वो साइन बन गया, जो साइन था वो कॉस बन गया। तो इसका मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस अगर होते तो मेरे पास जो वाई रिजल्टेंट है वो इस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर हमें मिल सकते हैं। कैसा, साइन ऑफ के एक्स एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी। पहले साइन वाला लिख लेता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर मुझे इस तरह का भी मिल सकता है, 2a साइन के जगह पे कॉस आ जाएगा। टोटल 4 वेरिएंट हो जाएंगे हमारे पास, ओमेगा टी, ऐसा।
और क्या मिल सकता है, y रिजल्टेंट 2a साइन ऑफ के एक्स, एंड इस बार साइन की जगह पे कॉस कर लेता हूँ, कॉस ओमेगा टी। और एक और क्या मिल सकता है हमें, वाई आर इज इक्वल्स टू 2a कॉस के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। टोटल इतने डिफरेंट वेरिएशंस तुम्हें मिल सकते हैं स्टैंडिंग वेव के, डिपेंडिंग अपॉन देयर फेज डिफरेंस। जो भी फेज डिफरेंस होगा उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लिखे जाएंगे। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो क्वेश्चन में कभी अगर साइन और साइन गिवन हो तो समझ जाना कि हाँ वो कौन से वाले फेज डिफरेंस को लिया है, साइन कॉस हो या फिर साइन कॉस हो, कॉस कॉस हो। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, कॉस सी, देखो साइन सी प्लस साइन डी होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, एंड कॉस सी माइनस कॉस टी होता है। इसमें क्या आता है बताओ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ ठीक है, मैं बस दिखा रहा हूँ। सर 4 फॉर्मूले कहाँ से है? ट्रिगो में बताया गया होगा ना, मैथमेटिकल टूल में नहीं भी वो बताया। नहीं, सर, वाई रिजल्टेंट, वाई रिजल्टेंट वाई रिजल्टेंट कैसे आएगा, अगर तुम्हारे पास 4 y1 a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई 2 हो, एंड y2 a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई बाई 2 हो या माइनस पाई बाई 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। बोलो, उसी डायरेक्शन में तो प्लस कर लेना चाहिए। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स में, डिपेंडिंग अपॉन प्लस और माइनस है, जो भी होगा साइन उसके हिसाब से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बना कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे तुम जितना फेज डालोगे वहाँ पे तुम्हारा प्लस या माइनस साइन भी आ सकता है, उसके हिसाब से कॉस या साइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उन सभी कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट ये तुम्हें मिल सकता है। समझ में आया? सर सारे एंगल्स के लिए ये नहीं है क्या, क्या लाइक फॉर एवरी एंगल डिपेंड नहीं है? और एवरी एंगल डिपेंड नहीं, 37 डिग्री वाले के लिए हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इसी पे ही पूछे जाएंगे, फेज डिफरेंस 0, कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन निकल के आता है, ये कौन सा, ये ज़्यादातर इसी से हर एक चीज़ तुम्हें सॉल्व करना है। क्या है हमारा, 2a cos kx साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर 2a साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ज़्यादातर इसी या इसी को जनरल इक्वेशन ले लिया जाता है। खैर, तो मुझे बताना था, बस बता दिया। क्वेश्चन में वो तुम्हें मेंशन करेगा, नहीं मेंशन किया तो हम लोग जनरल चीज़ लेकर के चलेंगे। अब नोट्स और एंटी नोट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से लोकेशन पे ये हमारे पास एक रस्सी है और मैंने दोनों वेव्स इस पे डाल दिए, एक इस तरफ से जा रहा है और एक इस तरफ से जा रहा है। तो ये दोनों जब मर्ज करेगा तो मुझे स्टैंडिंग वेव दे देगा। स्टैंडिंग वेव कुछ इस टाइप का होगा, ये ऐसा, और डॉटेड लाइन देना ज़रूरी है तभी स्टैंडिंग वेव होगा, नहीं तो वो नोटेशन काइंड ऑफ लगेगा कि एक ट्रैवलिंग वेव को डिनोट कर रहा है। तो ये ऐसा हो गया। लेट से कि x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, कहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता x इज इक्वल्स टू 0, अभी पता करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ऐसे करके। अभी हमें कुछ भी पता नहीं x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, कहाँ पे होना चाहिए मुझे पता नहीं। तो पहले नोड्स का लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और ax हमें पता है, डेट इज 2a cos ऑफ kx है। नोड्स
कहाँ कहाँ पे होता है बताओ जल्दी से। नोड्स वो लोकेशन है जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे 0 मिनिमम हो, ज्यादा हो। मिनिमम होगा ना भाई। हाँ सर। एज मिनिमम मतलब 0। और ये चीज 0 कब कब हो सकता है, कॉस का वैल्यू कब कब वैल्यू 0 हो सकता है। n पाई बोलो कहाँ कहाँ पे 0 होता है। इस जगह पे तो 1 होता है, इस जगह पे कितना पाई/2 हो कॉस का वैल्यू, इस जगह पे 3 पाई/2, इस जगह पे 5 पाई/2। 5 चलो तो मुझे पता चल गया कि के एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए या फिर 3 पाई/2 होना 2n चाहिए। + 1 पाई। बिल्कुल। तो मैं इस जगह पे लिख लेता हूँ डेट इज 2n+1 पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। और के क्या होता है 2 पाई/λ। बिल्कुल हाँ, तो ये हो गया हमारा वैल्यू, और इधर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x क्या हो जाएगा 2n+1 λ/4। तो ये तुम्हारा x का लोकेशन निकल के आया कि इस लोकेशन पे इस पोजीशंस पे तुम्हारे क्या होंगे, नोड्स होंगे। दीज आर द लोकेशंस फॉर नोड्स फॉर दिस फंक्शन ओनली। कॉस ऑफ के एक्स वाला होगा, कॉस वाला फंक्शन होगा उसके लिए ही ये पोजीशन नोड्स का बनेगा, साइन के लिए कुछ और होगा। बार बार मैं ये बात को बता रहा हूँ, साइन के लिए कहाँ पे होगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते E1 हैं। पे। हाँ वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स निकल गया, तो मैं x का एक एक करके वैल्यू निकालता हूँ। x n=0 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ, अगर n=0 पुट किया λ/4, x=1 सॉरी n=1 पुट 3 किया λ/4 3λ/4, उसके बाद 5λ/4, 5 λ। सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमारा x=λ/4 पे नोड्स मिलेगा। अच्छा, ये अगर नोड है और ये भी नोड है तो इन दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा λ/। कितना है λ/2। λ/2। कोई सा भी नोड्स ले लो तुम, उन हर एक नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा λ/2। तो एक बात हम लोग बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड्स, कंजिक्यूटिव टर्म लिखना जरूरी है, आसपास वाले नोड्स इज λ/2। और अगर उसको हम लोग चेक हाफ करें, द वेवलेंथ। हाँ उसको चेक करें तो भी हमें पता चलता है दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड्स। तो ये जो है आधा ही वेव तो है विच इज λ/2। ठीक है क्या, λ/2। अब यस चलो, सर। अब चलो एंटी नोड की बात कर लेते हैं हम लोग। ये था नोड्स, दूसरा एंटी नोड। तो एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पे होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये है कॉस ओमेगा सॉरी के एक्स। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है 2a। हाँ सर। इसका मतलब कॉस ऑफ के एक्स कितना होना चाहिए 1, और कॉस का सर वैल्यू, -1 बिना। हाँ 1 एंड -1 दोनों दोनों चीज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम को डिनोट करता है। तो 1 कब कब हो सकता है बोलो, क्या ये 0 है पे 1 होगा, बिल्कुल हाँ। n5। क्या पाई पे 1 होगा, 2n बिल्कुल। + 1 पाई/2। इस जगह पे 2 पाई, तो 2n+1 पाई होना चाहिए या फिर n पाई होना चाहिए, या 2n n पाई। पाई। क्या के एक्स को मैं n पाई लिख सकता हूँ, मतलब यस के सर। एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए। देखो n का वैल्यू पुट करके मिल रहा है हमें। तो एक जनरल इक्वेशन मिला डेट x इज इक्वल्स टू, अच्छा के का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, विच इज 2 पाई बाय, सर cos के x की वैल्यू 1 का सर। अच्छा मैक्सिमम है सर। है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम। अच्छा, वहाँ पे प्लस माइनस वन नहीं कर सकते हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस का वैल्यू हम लोग उसमें जो वैल्यू लिया था, किसका वैल्यू लिया था, उसका 1 लिया था हम लोगों ने, याद है? उसमें 2n पाई आया था फेज डिफरेंस, यस सर। और इधर क्या आता है, n पाई। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 2n पाई हर एक जगह पे करेंगे। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इस जगह से, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, n लैम्डा बाई 2। तो इन सभी लोकेशंस पे क्या मिलेंगे, एंटी नोड्स। लेकिन ये जो एंटी नोड है सिर्फ इस फंक्शन के लिए, कॉस वाले के लिए, साइन वाले के लिए कुछ और होगा। बेसिकली साइन वाले के लिए ना ये दोनों चीज़ रिवर्स हो जाता है, ये वाला रिवर्स हो जाता है, अभी देख लेंगे, बताऊंगा मैं। तो किस किस लोकेशंस पे होगा, x इज इक्वल्स टू, एक बार n इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, 0 0 0 x, lambda by 2 lambda हाँ लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा, फिर 3 lambda by 2 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 2 लैम्डा, lambda। अप टू सो ऑन, इस तरीके से। तो इन सभी लोकेशंस पे क्या मिलेंगे मुझे, एंटी नोड्स मिलेंगे, इन सभी लोकेशन पे एंटी नोड मिलेंगे। लेकिन x इज इक्वल्स टू display 0 में पे तुम्हारा, consecutive distance। x इज इक्वल्स टू, हाँ x इज इक्वल्स टू 0 पे कंपलसरी है कि तुम्हारा एंटी नोड ही होना चाहिए अगर फंक्शन ये है तो। x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए, एंटी नोड कंपलसरी है अगर ये फंक्शन रहेगा तो। अब वापस से अगर एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस होगा, कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। सेम जैसे नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 वैसे ही था। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2 ही होगा। ठीक है क्या? हाँ सर। तो किसी भी कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय हाँ लैम्डा बाय, लैम्डा बाय लैम्डा बाय lambda 4। by हाँ, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग नोट में, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive nodes और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive nodes एंड एंटी नोड्स। सेंटेंस को पढ़ना, डिफरेंट है दोनों, इज लैम्डा बाई 4। इस जगह पे लगा है और, इस जगह पे लगा है एंड। yes sir। चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि नोड्स और एंटी नोड्स हाँ के बीच का सर। डिस्टेंस इतना होता है। तो मैंने जैसे फंक्शन के बारे में बता रहा था कि अगर हमारा ए एक्स इस तरीके का है, 2a cos ऑफ के एक्स, तो मुझे नोड्स जो हैं इन सभी लोकेशन पे मिलने वाले हैं, x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 4 पे, और एंटी नोड्स जो हैं वो हमें n लैम्डा बाय 2 पे मिलने वाला है। लेकिन अगर हमारा ए एक्स 2a साइन ऑफ के एक्स हो तो नोड्स कहाँ पे मिलेगा बोलो, एंड लैम्डा बाय 2 पे। क्या नोड्स के लिए 0 होना चाहिए? तो इस वैल्यू को 0 कर दो, इसका मतलब साइन का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होगा, 0 पे। जिधर कॉस का 1 होगा। हाँ 0 तो पाई। ये वाला चीज इसमें आ गया। तो नोड्स के लिए x कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाय 2, और एंटी नोड्स के लिए x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 4। ये इसके लिए फॉर्मूला है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी तुम्हें, मैं क्या बोलना चाह रहा था। और अगर ये फंक्शन हमारा ऐसा है तो वेव जो स्टार्ट होगा x इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए,
नोड्स या एंटी नोड्स? एंटी नोड्स। एंटी नोड्स। और एंटी नोड में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बिल्कुल है। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इधर तो चलते जाए जितना करो, लेकिन ये हमारा x इज इक्वल्स टू 0 वाला लोकेशन है। और इस वाले केस के लिए x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या मिलेगा? नोड्स या एंटी नोड्स? नोड्स मिलेंगे, है ना? नोड्स। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इस जगह पे नोड होना चाहिए अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो तुम्हारे पास अगर स्टैंडिंग वेव गिवन होगा तो तुम तुरंत देख करके पहचान लोगे कि अच्छा वेव तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कॉस वाला है। वेव अच्छा ऐसा करके स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये साइन वाला है। समझ में आया क्या? ये चीज़ हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका ओमेगा टी वाला फंक्शन जिसमें कि साइन होगा या कॉस होगा, वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? वो हम लोग एम्पलीट्यूड से पहचानेंगे। कैसे एम्पलीट्यूड से पहचानेंगे? समझना बात को। हो क्या रहा है, कोई भी अगर स्टैंडिंग वेव है, ये चीज़ दूसरी जगह पे तो नहीं बताया जाता है, लेकिन ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई स्टैंडिंग वेव है, ये इन सभी जगह पे क्या होगा? नोड्स होगा। और स्टैंडिंग वेव में क्या होगा? ये धीरे 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 क्या होगा? कम होते जाएगा। सारे जो रस्सी के पॉइंट्स हैं वो पास आते जाएंगे, आते 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 एक बार क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। उसके बाद सभी का जो वेलोसिटी होगा नीचे की डायरेक्शन में होगा। समझ में आया क्या? तो रस्सी अब नीचे जाने लगेगा और नीचे जाने लगेगा और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके का लूप फॉर्म कर लेगा। और तब तक में ये जो रस्सी है इस तरीके से जाते 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 ये ऐसा लूप फॉर्म करेगा। ये ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर ये ऐसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इसका पोजीशन है ये एक एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाला पोजीशन कैसा कहलाएगा? मीन पोजीशन कहलाएगा। और ये पोजीशन क्या कहलाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। ऐसा चम में होता था ना, ऐसा ऐसा करके, तो ये हम लोग मीन पोजीशन बोलते थे। और ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, ये तो बोलते थे। तो रस्सी जो है इस बार कंप्लीटली स्किपिंग करते हैं ना, जैसे स्किपिंग की तरह समझो। ये पूरा का पूरा लूप बनता है, ये आदमी इस तरफ से पकड़ा है और इस तरफ पकड़ा है। लेकिन स्किपिंग में क्या होता है? ये सर्कल फॉर्म करता है। तो वो स्किपिंग जो है वो मतलब कि स्टैंडिंग वेव को क्रिएट नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ वो एक वेव पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, सर्कुलर वेव पैटर्न। लेकिन जो दूसरा पैटर्न मैं अभी दिखाऊंगा, अभी तुम लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है। देखो इस वाले में दिखाता हूँ कि ये जो है, मान लो कि एक आदमी इस तरफ है और इसने रस्सी को पकड़ के रखा है और दूसरे तरफ उसने रस्सी को पकड़ के रखा है। और ये जो वेव्स क्रिएट करा रहा है, ये रस्सी से वेव क्रिएट करेगा तो किधर जाएगा? तुम्हारे लिए राइट के डायरेक्शन में जाएगा, है ना? ये जो बंदा है वाइट में, वाइट शर्ट में, तो वो वेव क्रिएट करा रहा है तो राइट के डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो आदमी है राइट में, वो फिक्स्ड मतलब की है, हाथ उसने फिक्स्ड करके रखा हुआ है, वो मूव नहीं करा रहा है। तो इधर से जो वेव पहुंचेगा वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में आएगा। तो ये एक राइट के डायरेक्शन में जाएगा और फिर लेफ्ट के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करके आएगा। लेकिन ये आदमी कंटिन्यूसली यहाँ पे वेव को तो क्रिएट करते रहेगा और यहाँ पे कंटिन्यूसली वेव रिफ्लेक्ट करते जाएगा। तो एक इंसिडेंट वेव होगा और एक होगा रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों वेव आकर के क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। और जब इंटरफेयर करेंगे तो
काइंड ऑफ समझ लो कि एक वेव आ रहा है लेफ्ट के डायरेक्शन से और एक वेव आ रहा है राइट के डायरेक्शन, और दोनों वेव्स क्या करेंगे, इंटरफेयर करके मर्ज करेंगे और वहाँ पे मुझे मिलेगा स्टैंडिंग वेव। तो देखो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये राउंड राउंड स्किपिंग हो रहा है, लेकिन ये स्किपिंग नहीं हो रहा है, ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। बीच में देखो एक बार रस्सी स्ट्रेट भी हुआ है, ठीक है, इसका मतलब रस्सी जब स्ट्रेट हुआ तो उसके पास पूरा का पूरा वेलोसिटी के फॉर्म में एनर्जी है। अब दूसरी बार क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, तो बीच में देखो एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पे रस्सी का पॉइंट ऐसा है जो मूव नहीं कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड जीरो है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। दोनों हाथ नोड बना और एक बीच में ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे नोड बनाया। एंटी नोड कौन है, बीच में लेफ्ट एंड राइट में बीच में एंटी नोड है तो जिसका 2 पॉइंट। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो Yes. यस आदमी का यस सर। फ्रीक्वेंसी, हाथ का फ्रीक्वेंसी देखो ज़्यादा है ना, पहले से ज़्यादा था। अब इसमें अगर एंटी नोड को और बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी अपने हाथ से देखना पड़ेगा, मतलब और थोड़ा स्पीड में वो करने की कोशिश करेगा। ये देखो, मे बी ध्यान से देखना, शायद क्रिएट होगा। हाथ से कर पाना काफ़ी टफ होता है, ये देखो थोड़ा तो क्रिएट हुआ था। वो एक मोमेंट हुआ था। हाँ एक टाइम पे हुआ था जहाँ पे दो एंटी नोड बन रहे थे बीच में, है ना, दो एंटी नोड बन रहे थे बीच में। पहले कितने थे, एक भी नहीं, उसके बाद एक एंटी नोड आया, अब कितना आया था, दो आया था। इस तरीके से और भी ज़्यादा एंटी नोड्स बन सकते हैं। यहाँ पे देखो एक दो तीन एंटी नोड बन रहा है, तो इस तरीके से ज़्यादा एंटी नोड्स भी हम लोग क्रिएट करा सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हमारे पास वेव बन रहा है, स्टैंडिंग वेव। तो उसी चीज़ को हम लोग एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। हेलो सर। हाँ देखो, ये यहाँ पे मशीन से कराया जा रहा है, तो सर वो सेटिंग में जाके एक बार स्पीड, प्लेबैक स्पीड 0.25x कर लो ना तो अच्छे से दिखेगा। अच्छा कुछ तो ये सेटअप कर रहा है और डिफरेंट में दिखाने के लिए। ये देखो अभी बीच में है ना, नोड्स आ गए, ये बीच में एक नोड्स है और इस तरफ नोड है और इस तरफ लेफ्ट में नोड और राइट में नोड, क्योंकि पॉइंट फिक्स्ड है तो वो दो नोड तो रहेगा ही रहेगा, और एक बीच में नोड रहेगा। तो टोटल कितने नोड हो गए, तीन नोड हो गए, और ये इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ नोड्स वगैरह बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। एक मिनट, अब देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा ये ऐसा जो था वो लाइट के कारण से हो रहा था, तो टेंशन मत लेना कि ये देखो रस्सी रुक गया है, और लाइट रिफ्लेक्ट जो करता है उसके हिसाब से हमें चीज़ें देखता है। एक वीडियो आया था जिसमें क्या हेलीकॉप्टर का जो फैन है वो बिल्कुल रुका हुआ था। ये देखो ये स्लो मोशन में नहीं है, बेसिकली लाइट का इफेक्ट है। ये देखो एक सिंगल फॉर्म है जिसमें कि नोड्स दो है, और यहाँ पे देखो अप एंड डाउन मोशन करता हुआ दिख रहा होगा। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। अब देखना इसमें नोड्स को बढ़ाएगा, अब हो गए बीच में एक और नोड्स।
3 लूप नहीं बना रहा, ये 2 ही लूप बना अभी तो इस वाले में तुम्हारा एम्पलीट्यूड को, सॉरी नोड्स को देखना 2 किया है, और ज़्यादा नोड्स इसमें बढ़ जाते हैं, तो 1 2 3 लूप हो गया है। वो जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नोड्स भी चेंज हुए, 1 2 3 4 5, बीच में 5 नोड्स है और कॉर्नर वाले 2 नोड्स तो है ही है। तो इन सभी चीज़ को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था कि इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना सा ही होगा, और इतना सा ही एम्पलीट्यूड एक और जगह पे हो सकता है, वो इस जगह पे, और कहाँ पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है सेम एम्पलीट्यूड, और किस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है। बराबर है क्या? लेकिन ये जो रस्सी है वो ऐसा होगा, तो इस वाला पार्ट का जो रस्सी होगा वो ऐसा होगा। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? अगर ये पार्टिकल लें और ये पार्टिकल लें तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई का। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना बनेगा? पाई बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्टैंडिंग वेव, जो फेज डिफरेंस निकाला। अब और थोड़ा लूप को एक्सटेंड कर लें तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? बोलो, क्या ये दोनों सेम फेज में है? बिल्कुल हाँ। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। फेज डिफरेंस 0 हो गया। लेकिन अगर पार्टिकल इस जगह पे है और ये पार्टिकल है, या फिर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, या फिर ये पार्टिकल है ये पार्टिकल है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई। और सेम लूप में अगर पार्टिकल है तो मान लो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तो इन दोनों के फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। डेल्टा फाई होगा 0। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग वेव के लिए। तो स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ट्रैवलिंग वेव में फेज डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं? बोलो, ट्रैवलिंग वेव में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, इस तरीके से निकलता है। मतलब कि इस जगह पे वेव ऐसे करके जा रहा है, ये x1 लोकेशन है और ये x2 लोकेशन है, तो इन दोनों लोकेशन पे फेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पार्टिकल का, वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तुम्हारे शीट में भी क्वेश्चन दिया होगा, हम लोग कर सकते हो। तो खैर मैंने ये चीज़ बता दिया कि कॉस वाले और साइन वाले में क्या होगा तुम्हारा नोट्स और एंटी नोट्स का लोकेशन या फिर पोजीशन, और फिर हम लोगों ने ये काम किया। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, और अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। किसी भी वेव का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इस तरीके से, बोला गया कि ये जो वेव है ऐसा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और ये जो है ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, ये y वर्सेस x का ग्राफ है। ये दिया हुआ था 2a, ये दिया था 0, और ये दिया था -2a, और ये दिया गया था x0, और कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ये था b/2, 3b/2, और ये 2b। ठीक है, ये सारी चीज़ दी है। फ्रीक्वेंसी जो है एज्यूम कर लेना वो f है। चलो इसको निकालो, देखो क्या आ रहा है इसका आंसर।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया किस किस तरीके से हो सकता है, साइन साइन हो सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, या फिर कॉस साइन हो सकता है। तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक सिंपल वे में हम लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। वो कैसे, y रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ के एक्स प्लस अल्फ़ा और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ बीटा। अब जैसे अल्फ़ा का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो साइन में रह जाएगा, और अल्फ़ा का वैल्यू π/2 पुट करोगे तो वो कॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला चीज़ इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। ये हमें क्या देता है, ये हमें किसी भी x लोकेशन पे एम्पलीट्यूड को देता है, जैसे ए एक्स। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 पे नोड है या एंटी नोड है? नोड नोड है। और नोड याद है। करो क्या बताया था, x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर नोड हो तो साइन वाला फंक्शन होता है या कॉस वाला? साइन 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 वाला होता है। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, बराबर। अब इसकी बात करते हैं, ये चीज़ क्या है, ये क्या है, एस एच एम। ये है एस एच एम, याद करो, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो होता था एस एच एम का इक्वेशन। और इसमें अगर बीटा दिया गया है तो बीटा क्या, इनिशियल फेज कांस्टेंट, मतलब कि टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है कहाँ पे, क्या ये अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है? हाँ सर। तो बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, π/2। 5/2। हाँ, π/2 होना चाहिए। तो अगर इन सभी के वैल्यूज़ को पुट कर लें तो मेरा आंसर आ जाएगा 2a साइन ऑफ के एक्स और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। किसी किसी जगह पे इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है, या फिर किसी जगह पे इस तरीके से आंसर लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा। समझ में आया क्या? हाँ सर सर। हाँ t सर। 0 पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर की है, मीन क्या पोजीशन पर होना चाहिए, मीन t इक्वल टू पोजीशन? 0। मीन पोजीशन कब होगा, जब पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट होगा, इस जगह पे नोड, इस जगह पे नोड, इस जगह पे नोड, ये इसका मीन पोजीशन। ये कैसा पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर आया अपने मीन पोजीशन पे, फिर नीचे गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आया। समझ में आया क्या? यस सर, समझा। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें मिल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हार्मोनिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो है, इफ़ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। दो तरह के इसमें होते हैं, या तो स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फिक्स्ड कर दो, या फिर स्ट्रिंग को एक एंड पे फिक्स करो और एक एंड पे फ्री रखो, या फिर स्ट्रिंग को दोनों एंड पे फ्री रखो। ये जो लास्ट वाला केस है कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ऐसे हैं कि तुम खुद से कर सकते हो। लास्ट वाला एक स्पेशल है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इस पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग इज, if the string is fixed, बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी। आज स्ट्रिंग वेव्स खत्म हो जाएगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म हो गया तो हेडेक दूर हो जाएगा, फिर साउंड वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस ऐसा आता है कि मैं एक ही लूप क्रिएट कर रहा हूँ। ये दोनों एंड पे मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है, रस्सी से बांध दिया, और इसको मैंने क्या किया, वेव्स को क्रिएट कराया। और वेव का क्रिएशन अगर इसमें होगा तो एक ही लूप बनना चाहिए, सबसे लोएस्ट। और सबसे लोएस्ट कैसा बन सकता है, ऐसा। अब लोएस्ट कैसे बन सकता है, मैं इसको यहाँ पे बता देता, ऐसे करके बना देता हूँ। और ये हमारा स्टैंडिंग वेव बन गया,
तो मुझे सबसे लोएस्ट वाला लूप चाहिए, सबसे लोएस्ट एक पॉइंट तो फिक्स होना चाहिए, और जो भी पॉइंट फिक्स होता है वो हमेशा नोड होता है। तो मैं इस नोड को चूज कर सकता हूँ, या फिर इस पॉइंट को, या फिर इस पॉइंट को, या फिर इस पॉइंट को चूज कर सकता हूँ। सबसे लोएस्ट के लिए मुझे इस पॉइंट को चूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा लूप इस टाइप का बनेगा। मान लो कि जो रस्सी है उस रस्सी का जो लेंथ है डेट इज एल, और ये चीज़ तुम्हें खुद करना आना चाहिए क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, और इस तरह की डेरिवेशन तुम्हें कहीं पे भी पूछा जा सकता है। साउंड वेव में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये तुम्हें खुद आना चाहिए। तो ये जो दो नोड्स हैं, इन दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई टू। तो मैं लेमडा बाई टू को क्या बोल सकता हूँ, एल। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 12। ये आ गया हमारे पास लेमडा का वैल्यू, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ कि मुझे क्या फ्रीक्वेंसी देना चाहिए ताकि एक ही लूप बने। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है हमेशा, और v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग। f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेव लेंथ। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लेमडा। v का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, रूट अंडर ऑफ t बाई म्यू, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन अगर t है और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो वेव की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो ये पुट कर लेंगे, और लेमडा का वैल्यू 2l है, उसको मैं पुट कर लेता हूँ 1/2 है, रूट अंडर ऑफ t बाय म्यू। लेकिन बहुत सारी जगह पे तुम्हें इस तरीके से भी आंसर, मतलब कि ये लिखा हुआ मिल सकता है, और इस तरीके से भी मिल सकता है, v/2l या फिर रूट अंडर ऑफ t बाय म्यू, इस तरीके से मिल सकता है। और ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसे हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। अब इससे हम लोग नेक्स्ट, तो कर लो ना। हाँ, नेक्स्ट हायर हम लोग नोड को, हार्मोनिक्स को अचीव करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, दो लूप आएगा इसमें, फिर हो गया। आधा ऊपर कर दो। So first harmonic frequency. क्या बोल रहे हो, ये फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है सिर्फ, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते हैं। अब दूसरे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हायर, अगर मुझे इसमें हार्मोनिक लाना है तो दो लूप आ सकते हैं, और दो लूप कैसे लेकर के आएंगे, ऊपर देखो। अब इस नोड को तो चूज कर लिया, अब इस नोड को चूज करेंगे। एक नोड हमारा फिक्स्ड है, तो ये वाला आएगा, और ये आएगा, तो हमारा लूप कैसा बनेगा, ऐसा, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। ये सब चीज़ अभी हम लोगों ने देखा। तो बीच में एक नोड है, इस जगह पे एक नोड है, और इस जगह पे एक नोड है, और इन सभी जगह पे क्या है, एंटी नोड। दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड। फिर से वही बात कि ये जो डिस्टेंस है वो रस्सी का लेंथ है l, और क्योंकि ये रस्सी का लेंथ l है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कितना होगा, लेमडा होगा। तो l इज इक्वल्स टू लेमडा हो जाएगा, एंड v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा हम लोग लगा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू v बाय लेमडा, या फिर v बाय 2l, सॉरी l, v बाय l। तो मेरे पास f1 कितना निकल के आ गया, इसको मैं f1 नाम दे देता हूँ। ये हो जाएगा v बाय l, या फिर यूं बोल लो 2 टाइम्स ऑफ v बाय 2l, या फिर रूट अंडर ऑफ t बाय म्यू। और क्योंकि ये 2 टाइम्स v बाय 2l है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ f नॉट हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को f नॉट अगर हमने बोला है, तो f1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ f नॉट। तो ये जस्ट डबल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का,
तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। और इसे फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड हार्मोनिक। मतलब जितना मल्टीपल होगा उतना हार्मोनिक होगा, और ओवरटोन उससे एक कम, हार्मोनिक का एक कम। उसके लास्ट में हम लोग एक जनरल फार्मूला भी बनाएंगे। थर्ड देखते हैं कि थर्ड में एक और हायर मुझे बनाना है, तो एक और हायर हार्मोनिक कैसे बन सकता है। 3 लूप बना दो, 1 2 3। ऐसा। तो कितने नोट्स आ गए बीच में, 3। बताओ। 3 नोट्स आ गए, सॉरी 2 नोट्स है ना। हाँ 2 नोट्स है। और टोटल कितने, 4 नोट्स हो गए। और एंटी नोट्स कितने हो गए, 3। 3 3। 3। 3 लूप हो गए और 3 एंटी नोट्स हो गए। और ये पूरा का पूरा लेंथ L है, तो वेवलेंथ के फॉर्म में ये लेंथ कितना है, बोलो। 3 लूप है तो 3 लैम्डा बाई 3 टू। लैम्बडा बाय 2। 3 लूप है ना, तो 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू हाँ L। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2L डिवाइडेड बाई 3। ये मेरा लैम्डा निकल के आ गया। फिर से वही काम करेंगे, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, F निकालेंगे, और इसे मैं बोल रहा हूँ F2 इज इक्वल्स टू V बाय लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू कितना है, दैट इज 3/2L। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2L रूट अंडर ऑफ T बाई म्यू। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आया ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड थर्ड हार्मोनिक, और ये सेकेंड ओवरटोन बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग जनरल फार्मूला बना सकते हैं ना, जितने नंबर ऑफ लूप्स उसके हिसाब से ये मल्टीपल हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, N पाई। एफ एन इज इक्वल्स टू एन वी बाय 2L। आया ना, ये जनरल फार्मूला हमारे लिए बन गया। वेर एन क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अप टू सो ऑन। और nth क्या होगा, हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। और n-1th क्या हो जाएगा, ओवरटोन। जनरल फार्मूला सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। आया सर। है ना, तो ये सिंपल सा चीज़ है। चलो इसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि अगर एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। इफ वन एंड is fixed and another is free, दूसरा अगर फ्री हो तो क्या करेंगे। क्या तुम लोग कर सकते हो, वही बेसिक काम करना है हमें। लूप को पहले देखना है, पहला फर्स्ट वाला जो बनेगा सबसे लोएस्ट वाला। और कैसे लोएस्ट वाला बनेगा, पहले मैं एक लूप यहाँ पे बना देता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये एक रस्सी है और रस्सी का ये वाला जो एंड है वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो तो मूव कर सकता है। तो जो एंड फिक्स्ड है उस पे तो हमेशा नोड ही बनेगा, और जो एंड फ्री है उस पे क्या बनेगा, ऑलवेज एंटी नोड बनेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस रस्सी में
लेफ्ट साइड में नोड बनेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, राइट साइड में फ्री टू मूव है तो वो एंटी नोड बनेगा। अब मुझे इस जगह से सेलेक्ट करना है सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट वगैरह करके। तो ये लोकेशन है हमारा नोड का, पहले नोड का दे देता हूँ। ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, और इस जगह पे है एंटी नोड। बोलो सबसे लोएस्ट वाला कौन सा होगा? वो कंसेक्यूटिव वाले। ये वाला ले लो, है ना, इतना सा। हाँ तो हमारा वेव कैसा फॉर्म होगा? ऐसा, ठीक है। और क्योंकि इसका लेंथ l है तो मैं लेमडा बाय 4 के बराबर बोल सकता हूँ, l के बराबर बोल सकता हूँ। इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल्स टू 4l, लेमडा इज इक्वल्स टू 4l। वापस से हम लोग v इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? एफ लेमडा। सेम काम करना है, बिल्कुल रिपीट करेंगे हम लोग। एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v बाय लेमडा, और लेमडा का वैल्यू पुट कर लो इधर। लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो f कितना आ जाएगा? v बाय 4l, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, t बाय, और इसे ही हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सा था? वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उस केस के लिए था जिसमें कि दोनों रस्सी के एंड्स, रस्सी के दोनों एंड्स जो है वो फिक्स्ड है। और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले केस के लिए जिसमें एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है। कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसका दूसरा हायर में बनाना चाहता हूं। बोलो इसका हायर कैसे बनेगा? हायर हार्मोनिक, एक एंड तो फिक्स्ड है। सर हो गया। कितना आ रहा है? आंसर आ गया क्या? हाँ दूसरा एंटी नोड यहाँ पे ले लो और एक इस जगह पे ले लो, तो लूप ऐसा बनना चाहिए, है ना, ऐसा। और ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है? l, और वो कितना आ जाएगा? ये 3, क्योंकि ये आधा लेमडा बाय 4, ऐसा ऐसा 3 पार्ट है, 1 2 3, 3/4 3 लेमडा बाय 4 इज इक्वल्स टू l, सो लेमडा इज इक्वल्स टू 4l बाय 3। वापस से v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एंड f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v बाय लेमडा। लेमडा का वैल्यू पुट कर लो, क्या आ जाएगा? f2। f2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? बोलो 3v बाय 4l। 4l, या फिर इसको नहीं तो 3f0। 3f नॉट लिख लो। बताओ अब इसका नाम क्या कहलाएगा? सेकेंड आर्म, ये सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा या थर्ड हार्मोनिक? फर्स्ट ओवरटोन। बताओ। थर्ड हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक कहलाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो थर्ड हार्मोनिक। और ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा चीज है। Yes. और ये F2 लिखा हुआ है तो मैं इसको F3 कर देता हूँ, जिसमें कि 2 टाइम्स, मतलब जो सेकंड हार्मोनिक है वो स्किप हो जाता है। सेकंड हार्मोनिक इस केस में आता ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आता है फर्स्ट हार्मोनिक के बाद। अब तुम इसका नेक्स्ट पार्ट कर ही सकते हो। नेक्स्ट पार्ट का तुम डायरेक्ट रिजल्ट बताओ, आंसर। 5 times। सर 5v/4l। हार्मोनिक। हाँ 5v/4 है। तो पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा कुछ? हाँ सर, ऑड मल्टीपल्स है। ऑड मल्टीपल्स है, तो क्या करना चाहिए हमें? किस लिए सर? जनरल फॉर्मूले के लिए। Fn is equal to n times v by 4l। n टाइम्स v/4l,
2n plus 1 ऑड है ना, तो ऑड कैसे बनाते हैं हम लोग? where n is number of harmonic. ऑड कैसे बनाते हैं हम लोग किसी भी वैल्यू को? 2n प्लस Plus 1 one. या 2n माइनस 1 से? हाँ 2n plus 1 लिखेंगे. तो जनरल फार्मूला इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे डेट विल बी एफ इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 या प्लस 1 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर सपोज n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 1 पे क्या मिलना चाहिए हमें? हार्मोनिक या ओवरटोन? देखो फिफ्थ है ना, तो ये चीज़ 5 है, तो फिफ्थ हार्मोनिक मिल रहा है मुझे, लेकिन सेकेंड ओवरटोन है। तो 2n प्लस 1 करो और 2n माइनस 1 करो, n का वैल्यू इसमें पुट करो 2, कितना आ रहा है n का वैल्यू 2 पुट करने पे? 5। और n का वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें कितना आएगा? 3। तो ये फिफ्थ हार्मोनिक मिल सकता है, लेकिन ये थर्ड हार्मोनिक मिल जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें फॉर्मूला 2n प्लस 1 वाला पुट करना चाहिए, क्योंकि दोनों से ऑड मिलता है मुझे, 2n माइनस 1 से भी। तो पूछ सकते हैं ना 2n माइनस 1 क्यों नहीं यूज़ किया रहा सर, इसलिए नहीं करा। तो ये अगर 2n प्लस 1 लैम्डा v बाय 4 लैम्डा, दिस विल बी द जनरल इक्वेशन, जिसमें कि nth हार्मोनिक होगा या ओवरटोन होगा? nth क्या होगा? overtone. ओवरटोन। n का वैल्यू 0 होगा तो 0 तो ओवरटोन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। हम लोग n इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, और 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा? हार्मोनिक। ठीक है क्या? हाँ सर। तो ये ऐसे फॉर्मूले जो तुम खुद भी बना सकते हो। एक लास्ट वाला केस मैं करके बताता हूँ, जिसमें कि बोथ एंड्स आर फ्री। तो दोनों एंड्स अगर फ्री होंगे तो कैसा ऑसिलेशन होता हुआ तुम्हें दिखेगा? ये रस्सी है और ये शायद दोनों एंटीनोड दोनों बनेंगे. एंटी नोड बनना चाहिए, और मैं एक पूरा का पूरा एक जनरल वेव, स्टैंडिंग वेव देखता हूँ, तो ऐसा होगा। तो सबसे लोएस्ट के लिए एंटी नोड क्या होना चाहिए? सबसे पास वाला। तो पहले ये एंटी नोड और ये एंटी नोड को सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पास वाला मिलेगा, है ना? ऐसा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l, और l का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय क्या? किसी भी दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2, है ना? सो लैम्डा इज इक्वल Yes. टू 2l हो जाएगा। वापस से हम लोग वही काम करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो एफ इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो, 2l आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आया? v बाय 2l। और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जब दोनों एंड फिक्स्ड होता था? तो हाँ सर। है ना, दोनों एंड फिक्स्ड होता था तो एग्जैक्ट हमारा सेम फार्मूला निकल के आता था। तो इसको हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस के लिए भी जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या लिखा जा सकता है? n MV/2L। v by 2l, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ये चीज़ जो है ना, तुम्हारे रेगुलर स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, और उसमें दिखाया जाता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने मिल रहे हैं, एंटी नोड कितने मिल रहे हैं, और कौन सा हार्मोनिक है वो भी चेक कराते हैं। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप के होंगे, तो समझते हैं हम लोग।
जैसे कि क्वेश्चन बोला जाएगा, अच्छा एक ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में तुम्हें अभी नहीं बताया। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है पता है? हाँ यस सर। बोलो क्या होता है ट्यूनिंग सर फॉर्क? थोड़ा बहुत। तो वो लाइक ऐसा डंडी रहता है टॉप पे यू शेप हाँ, का, वो लाइक तो मेटल का ये लूप रहता है बनाते हैं। उसका। हाँ वैसे। है ना, इस तरीके से होता है। और इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। कैसे करके वाइब्रेट करेगा, ये यू शेप बन जाता है, और यू शेप जो है वो थोड़ा बड़ा बनता है कभी, और कभी छोटा बनता है। तो इस तरीके से वाइब्रेशन होता है, इस तरीके से वाइब्रेशन, और ये भी इस तरीके से वाइब्रेशन करता है, ऑसिलेशन करता है। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होता है 400 हर्ज, या फिर 420 हर्ज, या फिर 460 हर्ज, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क होता है। वो ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखा होता है यहाँ पे, इस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर इतना सा है। दूसरा चीज़, इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकता है अगर तुम इसको टेम्पर कर दो, या फिर इसके टेम्परेचर को बढ़ा दो, या फिर इसके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको चेंज करो। अगर तुम इसके मास को कम या ज़्यादा करोगे तो भी इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। इसीलिए ट्यूनिंग फॉर्क को काफ़ी अच्छे तरीके से रखा जाता है, और उसको रबर पैड पे हिट किया जाता है ताकि डिफॉर्म ना हो, और जो भी मास वास इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मिले। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क काम क्या आता है, किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क का काम बस इतना सा है, सोर्स की तरह काम वर्क करेगा। ये एक सोर्स की तरह वर्क करेगा, और क्या करेगा, दूसरे को वाइब्रेट कराने की काम कोशिश करता है, दूसरे को वाइब्रेट कराने का काम करेगा बस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोनोमीटर वायर होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में एक वायर को लेते हैं, कैसे करके, इस तरीके से बड़ा सा स्ट्रेट वायर होता है, और एक एंड पे इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, और इस जगह पे पुली होता है, और पुली से वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। और ये वेट को कितना हैंग करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, 1 kg 2 kg 3 kg, जितना तुम हैंग करोगे उसके हिसाब से टेंशन आएगा, है कि नहीं। हम्म। तो मुझे बताओ, अगर टेंशन डिफरेंट होगा तो क्या इस जो वेव बन रहा है, इस स्ट्रिंग में जो वेव बन रहा है, क्या वो भी डिफरेंट होगा, आया ना, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ तो चेंज हो नहीं सकता है। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, √t/μ, बराबर है ना। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ पहले एक्सपेरिमेंट का, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। बोलो समझ में आया क्या, चलो आवाज आ रही है। यस। हाँ सर। कितना टाइम बचा है, 5 मिनट। 5 मिनट। ओके। तो इस वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे टेंशन को वेरी कराएंगे वैसे हमारा वेव का वेलोसिटी भी जो है वो भी वेरी कर सकता है। अच्छा, वेव का वेलोसिटी वेरी किया तो उससे क्या होगा, वेव का वेलोसिटी वेरी किया तो यहाँ पे जो हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क से ऑसिलेशन कराएंगे उसके फ्रीक्वेंसीज वगैरह से, उसमें ऑसिलेशन का जो लूप बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है। कितने लूप बनेंगे, कौन सा हार्मोनिक होगा, वो अलग अलग फॉर्म हो सकता है, समझते हैं। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, और टेंशन को हम लोग इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। मान लो कि मास तुमने m डाला है तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और टेंशन कितना आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इधर से मैं वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लूँगा। इतना तो टेंशन आ गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रस्सी का दोनों एंड फिक्स्ड है, बिल्कुल है। मास पर यूनिट लेंथ हमारा फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता, ये जो म्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा फिक्स्ड है। और रस्सी के मास को हम लोग कंपेयर टू दिस मास कम ही मान रहे हैं, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है F0 इज इक्वल टू
दोनों एंड फिक्स्ड है तो v बाय 2l होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/2l रूट अंडर ऑफ t बाय म्यू। ये होता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हें चाहिए तो कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क यूज करना चाहिए, या फिर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लेंथ रखना चाहिए ताकि ये ट्यूनिंग फॉर्क इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अचीव करा दे। तो हम लोग दोनों तरीके से चीज़ें करते हैं और इसे बोलते हैं रेजोनेंस होना। पहले क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं, रबर पैड पे हिट करते हैं। जैसे इस रबर पैड पे हिट किया, हिट करने पे ये वाइब्रेट करने लग जाता है इसके विंग्स, और ये वाइब्रेट करता है तो हम लोग इसको इस जगह पे ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क इस जगह पे रखा जाता है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें ट्रांसफ़र होता है, और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र तभी होगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेगी। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, सेम हो जाएगा, तो वो कंडीशन हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज ए कंडीशन वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड द रिसीवर बिकम्स इक्वल। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो हम लोग बोलेंगे क्या, रेजोनेंस होने लग गया। और वो रेजोनेंस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी ना कैसे पता चलता है? कुछ ना कुछ तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा ही होगा, तो वाइब्रेशन होगा, और स्ट्रिंग में वाइब्रेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये इस फॉर्मूले से, ये तो फॉर्मूला लिखा है ना हमने नीचे, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्या? ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, या फिर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब सोर्स का फ्रीक्वेंसी ये स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ऐसा हम लोग करना चाहते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर करना है मुझे, ये 1/2l रूट अंडर ऑफ t बाय म्यू के बराबर करना है। तो t और म्यू तो हमारा फिक्स्ड है, तो काइंड ऑफ v बोल दो, v हमारा फिक्स्ड है। तो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, सिर्फ l को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें l पता चल जाएगा, है ना, t बाय म्यू। तो इस तरीके से हमें l पता चल जाएगा कि l कितना होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो कि ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ फर्स्ट हार्मोनिक के लिए l निकला है, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, है ना। लेट्स से कि उसी ट्यूनिंग फॉर्क से हम लोग सेकंड हार्मोनिक अचीव करना चाहते हैं। तो सेकंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, फिर से हम लोग बोलेंगे ट्यूनिंग फॉर्क मतलब जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाना चाहिए, स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोग सेकंड हार्मोनिक अचीव करना चाहते हैं, सेकंड हार्मोनिक लाना चाहते हैं। तो सेकंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 2 टाइम्स ऑफ, ये एस दे दो यहाँ पे, एफ नॉट नहीं लिखूंगा, एस लिख दो। तो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l, और 2 टाइम्स डबल कर दो तो v बाय सिर्फ l बचेगा। तो इधर से l का वैल्यू कितना आ जाएगा, l विल बी इक्वल्स टू v बाय एफ एस। तो तुम ध्यान से देखो l का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। सर सेकंड केस में रेजोनेंस होगा। हाँ रेजोनेंस हुआ है ना, L इज इक्वल्स टू कितना आ गया इधर, v बाय 2fs है, और इसमें L का वैल्यू कितना है, v बाय fs है। और L का वैल्यू कितने से बढ़ा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने से बढ़ा है, डबल, है ना, 2 टाइम्स बढ़ गया, डबल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए होगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक चाहिए, तो थर्ड हार्मोनिक में ये इसके कितने टाइम्स हो जाएगा, कोई बता सकता है, 2v by fs 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, ये बताओ मुझे।
3 times. क्या ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारा लेंथ जो है वो बढ़ रहा है, और ऑफकोर्स बढ़ना भी चाहिए। देखो लूप्स बढ़ेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लेंथ को नहीं बढ़ाना है, इस रस्सी के लेंथ को नहीं बढ़ाना है, और तुम्हें उसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो भी तुम्हारे लूप्स बढ़ सकते हैं, है ना। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी के लिए देखूंगा तो F1 कितना हो जाएगा? V/2L। और F2 कितना हो जाएगा? V/L। और F3 कितना हो जाएगा? V/3 V/2L। तो इन सभी में फ्रीक्वेंसी को मैं क्या करते जा रहा हूँ? बढ़ाते जा रहा हूँ। F1, F2 एंड F3, इसमें फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन लेंथ को क्या रख रहा हूँ? कांस्टेंट। इतने सारे जो मैंने वीडियो दिखाए थे जिसमें कि कोई भी पर्सन उसको पकड़ा हुआ था, उसमें लेंथ को चेंज नहीं कर रहा था, वो लेंथ वाज फिक्स्ड, लेंथ वाज नॉट चेंजिंग। इसीलिए उसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी ताकि वो दूसरे हार्मोनिक को भी अचीव कर पाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग लेंथ बढ़ाने के लिए रेडी हैं, लेंथ में बढ़ा सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी तुम कांस्टेंट रख सकते हो और नंबर ऑफ लूप्स उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्या होगा अगर मैं इतना सा ही लेंथ रखूँगा? तो उसमें रेजोनेंस हो नहीं पाएगा और लूप बनेगा नहीं, वो रैंडम वेव्स तो जाएगा अप एंड डाउन, लेकिन वो रैंडम बनेगा। जैसे कि वो आदमी बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे वेव्स बन ही नहीं पा रहा था। एक फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, तभी जा कर के वेव्स, स्टैंडिंग वेव अच्छे तरीके से क्रिएट हो पाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये होता है हमारा सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि और भी कुछ चीज़ें होते हैं। एक राइडर रखा जाता है, पेपर इस तरीके से रखा जाता है। एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे ना स्कूल कॉलेज में तो तुम्हें पता चलेगा। ट्यूनिंग फॉर्क इसके ऊपर रखते हैं और राइडर मतलब ये पेपर को बस बेंड करके रख देते हैं। पेपर अगर गिर जाए तब समझ लेना कि हाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच किया। अगर पेपर नहीं गिरा इसका मतलब कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रीच नहीं किया, इसका वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है। वाइब्रेशन होगा तभी तो ये ऊपर नीचे करेगा स्ट्रिंग और ये नीचे गिरेगा। और पहले ही मैंने बताया स्ट्रिंग का वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, में होता है, तो नेकेड आई से देखना तो हमारे लिए काफ़ी टफ होता है, लेकिन वाइब्रेशन उसमें हो रहा होता है। जैसे कि मान लो गिटार का स्ट्रिंग है, उसको हम लोग पुल करते हैं तो हमें दिखता है क्या वाइब्रेट होते हुए? हल्का सा माइन्यूट सा दिखता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। माइन्यूट सा दिखता है, तो इसीलिए वाइब्रेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और क्या ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन होते हुए दिखता है क्या? बहुत ही कम हाँ होते, सर। बहुत ही कम होते हुए दिखता है ना। और जो अच्छे अच्छे ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं फ्रीक्वेंसी का जिसमें डिफरेंस होता है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी नहीं दिखेगा। जैसे कि तुम्हारे पास मेटल स्केल है, उसको हिट करते हैं तो आवाज़ करता है ना, वो भी एक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को इमिट कर रहा है कि नहीं? जैसे हमारे पास बर्तन है, वो गिरता है तो आवाज़ करता है ना, वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी को इमिट कर रहा है। तो लेकिन बर्तन क्या वाइब्रेट होते हुए दिखता है क्या हमें? कढ़ाई वाइब्रेट होते हुए दिखता है? नहीं। ठीक है, तो वाइब्रेशन या फिर जो एम्पलीट्यूड बोलोगे वो काफ़ी कम होता है। जेई में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम लोग को। हाँ सर। हम्म, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। वीडियो देख लेना सोनोमीटर वायर का, तुम्हें बहुत सारे ढेर सारे मिल जाएंगे। कुछ खास एक्सपेरिमेंट है नहीं वैसे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स से कि इफ a tuning fork of frequency 200 Hz is in resonance with a sonometer wire
of length two meter, then find the speed of wave on the string for first harmonic. सॉल्व करो इसको। देखो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा मैंने इसमें दिया है काम करने के लिए। सबसे पहले एक लिखा क्या हुआ है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और उसको रेजोनेंस कराया गया सोनोमीटर वायर के साथ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी होगा ट्यूनिंग फॉर्क का वो सोनोमीटर वायर के साथ मैच करेगा। और जो रस्सी का लेंथ दिया गया वो 2 मीटर दिया गया। देन फाइंड द स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, और एज्यूम करना है कि फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो स्ट्रिंग में आया, तो फर्स्ट हार्मोनिक स्ट्रिंग में आया। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, या फिर हम लोग डायरेक्टली वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला हुआ था। इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, सोनोमीटर वायर गिवन है तो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हम लोग लेकर के ही चलेंगे, ये पता होना चाहिए। तो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए? क्या फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ही बात है? यस सर। यस सर। तो v बाई 2l होगा। एक मिनट, तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक वायर है और उस वायर को दोनों एंड पे फिक्स कर दिए हैं जिसका मास पर यूनिट लेंथ तुम्हें गिवन है, और इस रस्सी में टेंशन 90 न्यूटन का दे दिया गया। पहले बार रस्सी को रेजोनेट कराया गया 350 हर्ट्ज पे, और उसका नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो 420 हर्ट्ज पे रेजोनेट करता है। तो बोला गया कि इसका लेंथ रस्सी का कितना होगा ये तुम्हें निकालना है। अब सोचो जरा सा कि इसमें हमें गिवन नहीं है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक है, ओवरटोन बोल लो या हार्मोनिक बोल लो, गिवन नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें लिखा है, हिंट दे देता हूं मैं, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी लिखा है। सोच करके आंसर बताओ मुझे। आया आंसर किसी का? एक सेकेंड सर। uh, 15/7 meters। सही है। तो पहले केस में क्या कराया गया, 350 हर्ट्ज से इसको रेजोनेट कराया गया, और दूसरे केस में क्या कराया गया, इसको 420 हर्ट्ज पे रेजोनेट कराया गया। एक बात बोला गया कि ये जो भी हार्मोनिक में होगा, तो ऐसा ऐसे मान लेते हैं कि nth हार्मोनिक में है, और अगर यह nth हार्मोनिक में है तो उसका नेक्स्ट हार्मोनिक नेक्स्ट हायर
n+1 करेंगे, नेक्स्ट लोअर नहीं बोला है, नेक्स्ट हायर बोला है, तो n+1th हार्मोनिक है ये, और ये क्या है, nth हार्मोनिक। तो जो भी हार्मोनिक है वो n+1th है और ये nth हार्मोनिक है। तो nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो f = हो जाएगा n v/2l, क्योंकि दोनों एंड पे फिक्स्ड है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना दिया गया, डेट इज 350, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 350, और इस जगह पे कितने फ्रीक्वेंसी हो, 420, और n+1th हार्मोनिक है तो v/2l हो जाएगा। अब क्या कर लें, इन दोनों को डिवाइड कर लो। क्यों, v और l सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सेम, रस्सी तो सेम है और रस्सी के लेंथ को भी चेंज नहीं किया है, इसका मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को चेंज किया है उसने, इसमें दोनों अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क है। और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 420 डिवाइडेड बाय 350 इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय n। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5, है ना। तो n का वैल्यू अगर हमारा 5 आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो और पुट करके रिजल्ट निकालो। जैसे इधर पुट कर लेता हूँ मैं, 350 इज इक्वल्स टू n v/2l, और वेलोसिटी कितना होता है, √t/μ, t कितना है 90 था और म्यू कितना है 10⁻⁻3, यही था ना। तो इधर से v कितना निकल Yes, के आता है हमारा, 3/10। 3/10, और लेंथ हमें गिवन है, n का वैल्यू 5 पुट कर लेता हूँ, लेंथ सॉरी निकालना है, 3/10, और ये l, इधर से मैं l का वैल्यू निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा ये 15 सर 3/10 नहीं होगा। हाँ सर वो तो 300 3/20 हो होगा ना। जाएगा। 3/20, ये देखा नहीं मैंने, तो ये लेंथ आ जाएगा तुम्हारा 15/7, ठीक है ना, देख लो, चेक कर लो भाई आ रहा है कि नहीं। सर वेलोसिटी 300 होगा ना। हाँ सर 300 आ रहा है। हाँ चेक करना, तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 70 × 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आएगा ना, तो वेलोसिटी 300 होगा ना। हाँ सर। ये गलत बताया यहाँ पे, मैं तो देखा ही नहीं इस चीज़ को। किसने बताया था, ये कितना हो जाएगा, √अंडर में 90, और ये 10⁻³ है, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³, ये 300 हो जाएगा। 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 3 × 100 हो जाएगा, है ना, तो ये हो हाँ जाएगा सर। 300, मैंने ध्यान नहीं दिया। और v कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा l, अब देखो जरा, 15/2 आएगा। अब लेंथ कितना आ रहा है, 15/7, सॉरी 15/7। 15/7, तुम लोग पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, खुद का कैलकुलेशन करो, बेइज्जती करवाते हो तुम लोग। इधर मैंने देख लिया, उसके बाद आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग को सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। एक बार जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि नेक्स्ट हायर पूछा गया था,
बोला गया था दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब दे रखा था, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा था, तो फंडामेंटल पूछा था। ठीक है, क्या बोला गया था, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है, लेट से 420 हर्ट्ज दे रखा है और 400 हर्ट्ज दे रखा है। ये दोनों कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है ना, हार्मोनिक का। ये अगर n+1th हार्मोनिक है तो ये nth हार्मोनिक होगा। तो बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ। ये क्वेश्चन था, सिंपल सा, निकाल सकते हैं क्या? बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा यही होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज। आया ना? हाँ, बोलो सही है या नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि F5 है V/12 और इसका लोअर कितना होगा फ्रीक्वेंसी F' 4V/12। इन दोनों का डिफरेंस लो, F- कितना आ जाएगा, V/12। क्या है, V/12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली डिफरेंस ले लिया। आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आया क्या ये चीज़? यस सर। चलो इसका अब एक लास्ट है जिसमें कि लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग हम लोग देखते हैं। बेसिक सा चीज़ है, ज़्यादातर तो बोर्ड्स या फिर CBSE में काम आएगा। लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है? लॉ ऑफ, ये सोनोमीटर वायर के बारे में बता रहा है। ये क्या चीज़ है, ये बोल रहा है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V/12 होता है, ये होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो इसे बोला गया लॉ ऑफ लेंथ। बिल्कुल फर्जी लॉज हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ये बोला गया लॉ ऑफ लेंथ। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ टेंशन, और भी फर्जी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ये लॉ ऑफ टेंशन है। इससे भी और फर्जी क्या है, लॉ ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ मास, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ मास है। मास बोल लो या फिर मास पर यूनिट लेंथ बोल लो, बात तो एक ही है, तो इसको मैं म्यू लिख देता हूँ। तो ये बन गया हमारा लॉ ऑफ मास। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट को हमेशा के लिए रह जाता है कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आप ध्यान से देखो, T/म्यू है, तो म्यू क्या होता है, M/L होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो इनफैक्ट आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू L नहीं होना चाहिए, वो तो L⁻1/2 आएगा और फिर L आएगा, इसके प्रोपोर्शन होना चाहिए, है ना। सर M/L कांस्टेंट है ना? लेकिन लेंथ तो यहाँ पे आ रहा है ना, हमें तो लेंथ के प्रोपोर्शनल देखना है कि नहीं, हमें तो लेंथ को देखना है ना, लेंथ के प्रोपोर्शन है या नहीं है, क्या है। तो गलती यहाँ पे कर देते हैं कि ये जो चीज़ें बोल रहे हैं गलत है। इस जगह पे जो लेंथ है और इस जगह पे जो लेंथ है ये दोनों डिफरेंट है। तुम इसको LL लिख दोगे तो सेम नहीं हो जाएगा। ये लेंथ है फंडामेंटल लेंथ को डिनोट करता है, ये लेंथ पूरे रस्सी के लेंथ को डिनोट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा रस्सी का लेंथ जो है वो पूरे के रस्सी के लेंथ में हार्मोनिक हो रहा। जैसे कि हम लोगों ने सोनोमीटर वायर में देखा, पूरे रस्सी का लेंथ इतना सा था, लेकिन हम लोग वाइब्रेशन इस वाली रस्सी में करा रहे थे, तो ये पूरा रस्सी का लेंथ हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, ये जो L है ये सिर्फ और सिर्फ इसको डिनोट करता है, इस लेंथ को, और इसी लेंथ को मुझे यहाँ पे लेना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।
ठीक है क्या? यस सर। हाँ, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया वेव ऑन स्ट्रिंग। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सारे चीज़ जो पढ़ाने थे पढ़ा दिए। और अगर तुम एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा में मैं तुम्हें और भी चीज़ें इसमें बता सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा में जाएगा, मतलब वो सिलेबस में है नहीं। जैसे कि एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव कहीं पे बताया नहीं जाता है। एनर्जी का क्या मतलब हो गया? एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो क्या बोला था, किसी भी दो नोड्स के बीच में एनर्जी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और वो चेंज नहीं होता है। याद नहीं है क्या? ये स्टैंडिंग वेव बना तो इतना सा जो याद है सर। एनर्जी है वो फिक्स्ड हो जाता है, तभी तो इन स्टैंडिंग वेव बोला। ये एनर्जी इसका इस तरफ नहीं और इस तरफ नहीं जाएगा, और ये यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। तो ये एनर्जी फिक्स्ड है तो है कितना, लेंथ इसका कितना है, λ/2। इसका जो एनर्जी निकल करके आता है, हम लोगों ने ऐसा डेरिवेशन किया था पावर के लिए, जो डेरिवेशन करना नहीं था फिर भी किया था। पावर का फॉर्मूला कितना निकल गया था, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद है क्या? हाँ हाँ सर। सर, याद है हाँ, सर। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ पूरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो किस फॉर्म में होगा एनर्जी? अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगा। लेकिन रस्सी जब स्ट्रेट हो जाता है तो उस समय एनर्जी किस फॉर्म में होता है? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये किस समय है, मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी पोटेंशियल स्क्वायर। काइनेटिक। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूँ तो अगर मैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो सेम नहीं होगी, मैक्सिमम तो होगी बट डेट विल नॉट बी सेम। क्यों? क्योंकि भाई एम्पलीट्यूड तो हर एक का अलग अलग है। मैक्सिमम जो वेलोसिटी होता है वी मैक्स, वो क्या होता है, ओमेगा ए होता है, और ए एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? क्या होता है बताओ, ए का वैल्यू 2a साइन ऑफ ओमेगा, सॉरी के एक्स। तो वी कॉस वाला भी फंक्शन ले सकते हैं, साइन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं साइन वाला ले रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैं नोड को एज्यूम किया हूँ। तो ये हो जाएगा 2a ओमेगा साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये मास क्या लेना पड़ेगा मुझे, डीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगा, टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ डी एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे पुट करेंगे। डीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज करा है हमने, और मास पर यूनिट लेंथ इसका म्यू है, तो म्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे और फिर पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन जाएगा, 0 से λ/2 तक। तो जब इंटीग्रेट करते हैं फाइनल रिजल्ट में बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी आता है इट इज हाफ ऑफ, इधर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सारे टर्म एग्जैक्टली सेम हो गए, बस हमें एक चीज़ को डिफरेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे v के जगह पे लिखना होगा लैम्डा, के। हाफ ऑफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट को भी तुम सेम कराओ ना, के को नहीं लिख सकते हैं ना, ये क्या है, पावर का यूनिट है। हाँ सर। तो पावर में टाइम को कम करना पड़ेगा, है ना? टाइम को कम करेंगे तो क्या, एनर्जी का यूनिट आ जाएगा। पावर होता क्या है भाई, एनर्जी बाई टाइम। टाइम कम कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी में से एक टी हटेगा तो मीटर पर सेकंड होता है ना, सेकंड को हटा दो सिर्फ मीटर, मीटर किस में होता है, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है क्या? यस सर।
तो ये लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ना है नहीं। फेज डिफरेंस के बारे में तुम्हें बता ही दिया है मैंने कि किस तरीके से फेज डिफरेंस लेते हैं। अगर हमारा स्टैंडिंग वेव है तो फेज डिफरेंस कैसे लेते हैं, और कोई अगर ट्रैवलिंग वेव है तो फेज डिफरेंस हम लोग किस तरह से लेते हैं। तो ये हम लोग का वेव ऑन स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे, और होमवर्क में तुम लोग अब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हो, और फिर इसे कंप्लीट करो, फिर एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों करके लेके आओ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं।